नमस्कार। हम बात कर रहे थे काकू की और कहन की, भाव की और रस निष्पत्ति की। तो काकू, जैसे मैंने आपसे कहा कि ध्वनि में जो है कुछ चेंज जो है वो काकू को जन्म देता है। भरत मुनि ने काकू को जो है वो बहुत विस्तार से बताया है और उन्होंने कहा है कि रस की निष्पत्ति में जो ध्वनि का विकार जो है, जो सहायक होता है, वो काकू है। काकू क्या है, इसको मैंने आपको उदाहरण देकर भी समझाने का प्रयास किया। पंडित शारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में काकू को एक ध्वनि का विकार कहा है, जैसे कि भरत मुनि ने भी कहा है। और इसको बताते हुए उन्होंने 6 प्रकार के जो हैं वो काकू भेद बताए हैं, 6 प्रकार के। और उन्होंने कहा कि काकू ध्वनि विकारा, यानी काकू जो है वो ध्वनि का विकार है, स्पष्ट है। जो 6 प्रकार के काकू उन्होंने बताए हैं उसमें सबसे पहले है स्वर काकू, यानी कि जो स्वर है उसकी जो श्रुतियां हैं उसमें जो कम या ज्यादा श्रुतियां प्रयोग करने से जो काकू उत्पन्न होता है उसको हम स्वर काकू कहते हैं। इसके बाद उन्होंने राग काकू का वर्णन किया है। राग यानी राग पर आधारित, राग के आधार पर जो है, राग के स्वरों के आधार पर जो है जो काकू उत्पन्न होता है उसको वो राग काकू कहते हैं। इसके बाद उन्होंने अन्य राग काकू की बात की है, यानी कि दूसरे राग की छाया जहां पर नजर आती है। तो राग तो है, राग काकू तो है, लेकिन दूसरे राग की छाया जहां पर नजर आएगी उससे जो है अन्य राग काकू जो है वो उत्पन्न होता है। फिर उन्होंने देश काकू की बात की है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के जो संगीतज्ञ हैं वो जो है राग को बिल्कुल अलग अलग तरीके से जो है राग को प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम मियाँ मल्हार की बात करते हैं तो उसको गाते हुए अलग अलग, यहाँ पे मैं कहूँ अलग अलग क्षेत्र के लोग, तो अलग अलग घराने भी इसमें आ जाते हैं। तो अलग अलग परंपराओं में जिस प्रकार से किसी राग को गाया जाता है उससे जो काकू उत्पन्न होता है उसको हम जो है वो देश काकू कहते हैं। इसके बाद क्षेत्र काकू। क्षेत्र काकू देश काकू से अलग है। यहाँ पर आप भ्रमित ना हों, क्योंकि क्षेत्र काकू जो है वो मनुष्य के शरीर से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे शरीर के जो अलग अलग जो हमारे अंग हैं उनसे संबंध जो है वो इस काकू का होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई राग गा रहा है, उसको किसी महिला ने गाया या किसी पुरुष ने गाया तो स्वाभाविक है ध्वनि अलग अलग आएगी। या महिलाओं में भी अलग अलग तरह की ध्वनियां हैं तो काकू की निष्पत्ति बिल्कुल अलग तरीके से होगी। पुरुषों में भी अलग अलग तरह की ध्वनियां। एक राग को यदि कोई किशोर गा रहा है तो आवाज अलग होगी, बच्चा गा रहा है तो अलग ध्वनि उत्पन्न होगी, वो कोई वयस्क गा रहा है तो ध्वनि उत्पन्न होगी, कोई बहुत बुजुर्ग गा रहा है, बहुत उम्रदार व्यक्ति गा रहा है तो ध्वनि अलग होगी। तो यहाँ पर क्षेत्र काकू यानी अलग अलग शरीरों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि का जो विकार है, ध्वनि से जो है इस काकू का ये काकू प्रकट होता है। इसके बाद यंत्र काकू। तो यंत्र काकू का मतलब है कि जो वाद्य, अलग अलग वाद्यों से जो स्वर निष्पत्ति की जाती है, अलग अलग वाद्यों से जो ध्वनियां आती हैं तो वहां उससे इस काकू का जन्म होता है। जैसे कि सितार से जो उत्पन्न होती है ध्वनि वो अलग यंत्र हो गया, सरोद से बिल्कुल अलग है, जो बांसुरी है उससे बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग वाद्यों से, अलग अलग यंत्रों से जो उत्पन्न हो रहा है काकू उसको हम यंत्र काकू कहते हैं। तो ये जो काकू के 6 भेद पंडित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में बताए हैं। वास्तव में जब हम इसके अर्थ को जानते हुए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं और उसको समझने के बाद जब हम किसी संगीत को, किसी चीज को सुनते हैं या हम कोई प्रोग्राम सुनने जाते हैं या किसी आर्टिस्ट को पसंद करते हैं, उसको हम सुनते हैं तो हमें स्वतः जो है काकू के बारे में समझ में आने लगता है कि वास्तव में यहाँ पे ये कौन सा भेद जो है उत्पन्न हुआ है। और जैसे कि पंडित शारंगदेव से जो उनकी रचित संगीत रत्नाकर है वो आज के संदर्भ में भी उसको एक बेस माना जाता है उसको। और
जो आज जो कुछ भी हमारे संगीत जगत में जो कुछ भी प्रचारित है, प्रसारित है, या जो प्रयोग किया जा रहा है, वो सब जो है संगीत रत्नाकर में कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। अब ये काकू की बात आई, एक शब्द और है, वो है कहन। कहना, कहन का मतलब कहना। जैसे हम कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो एक एक व्यक्ति ने कहा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हमारे जो कहने का जो अंदाज है वो अलग अलग है। ये तो मैंने आपको एक छोटे से वाक्य से आपको बताया, लेकिन गायन में या संगीत में ये जब है, या वादन में, हम जब इसको ये जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम किसी बंदिश के थ्रू या किसी गीत के थ्रू हम कहने का प्रयास, तो वो कहन कैसा है, वो कहने का तरीका कैसा है। तो अक्सर शास्त्रीय संगीत में तो है, लेकिन सुगम संगीत या हम के उपशास्त्रीय संगीत जो पूरा भावपूर्ण है, उसमें कहन जो है उसका बहुत बड़ा स्थान होता है, यानी कहने की का तरीका। जैसे उदाहरण के लिए हम बेगम अख्तर, जो कि जिनको गज़ल क्वीन कहा जाता था, जो गज़लों को जिस तरीके से प्रस्तुत करती थी, वो उनका जो कहने का अंदाज था, उनकी जो कहन बहुत सुंदर थी। तो ये कहन क्या है, नहीं, उन्होंने उस शेर को, उस गज़ल को जो है जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, जिस अंदाज से उन्होंने वो शेरो शायरी को प्रस्तुत किया, और उसका जो अर्थ समझ में आया श्रोताओं को, वो जो कहन थी, वो जो कहने का अंदाज था, जो श्रोताओं को भाव विभोर कर जाता था, वो बहुत खूबसूरत था। तो कहन क्या है, ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, कहने का तरीका। हम अक्सर कहते हैं कि आपके कहने के तरीके से या टोन से जो है समझ में आ गया कि आप नाराज हैं या आप प्रसन्न हैं हमसे। तो वो कहने का तरीका, तो ये संगीत में स्वरों के आधार पर शब्दों को लेते हुए जो है कहन कहा जाता है। और वो कहने का तरीका जो है वो उपशास्त्रीय संगीत में तो बहुत खूबसूरत तरीके से कहा जाता है, क्योंकि टेर लगाना, उसमें पुकार, टेर, हुक पुकार जिसे कहा जाए, और वो भाव की निष्पत्ति जो कि एक नर्तकी अपने नृत्य के द्वारा, अपने अंग संचालन से, अपने पद संचालन से, अपने नेत्र संचालन से उसको उस एक सीन को प्रकट करती है। वो एक गायक जो है या वादक किस प्रकार से अपने कंठ से और अपने वाद्य से वो प्रस्तुत करेगा, ये कहीं न कहीं कहन का अंदाज जो है इस पर निर्भर करता है। तो उपशास्त्रीय संगीत में तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा दादरा जो है वो प्रस्तुत करती हूँ। उसमें देखिए, मोहन रसिया जाओ तो से न बोलूं। अब ये जो पंक्ति है, इसको कैसे मिश्र भैरवी की है, किस प्रकार से इसको गाया जाता है, उसको अलग अलग अंदाज में कैसे प्रस्तुत, उसका कहन जो है वो कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। मोहन रसिया जाओ, मोह से न बोलो, मोहन रसिया जाओ, मोह से न बोलो, मोहन रसिया जाओ, मोहन रसिया जाओ, मोहन
रसिया जाओ मोह से न बोलो मोहन, हाँ रसिया जाओ मोह से न बोलो मोहन, मोहन मोहन रसिया, रसिया जाओ रे जाओ मोह से न बोलो और जाओ, हाँ जाओ मोहन, मोहन मोहन रसिया जाओ मोह से ना बोलो मोहन, हाँ मोहन रसिया जाओ मोहन, हे रसिया जाओ, अरे हाँ जाओ रे जाओ मोहन रसिया, मोहन रसिया जाओ मुँह से ना बोलो, मुँह से ना बोलो मोहन रसिया जाओ मोहन रसिया, रसिया जाओ, अरे हाँ जाओ जाओ मोहन। अब आप देखिए कि कह रहे हैं कि मुँह से ना बोलो, मुझसे बात मत करो, तुम जाओ मोहन रसिया, हे कृष्ण तुम जाओ और मुझसे बात ना करो। तो कहीं रूठने मनाने की बात यहाँ पे है। तो वो उस भाव को उसको कहने का अंदाज कि ये लग रहा है कि जो कि मोहन या कृष्ण को कह रहे हैं कि आप जाओ और मुझसे बात। इस सीन को या इस अभिनय को यदि हम देखें तो उसको शब्दों से और स्वरों से किस प्रकार से अभिव्यक्त किया था, वो कहन है। या हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, बेगम अख्तर जी गाया करती थी गजलें, तो उसमें एक छोटा सा दो पंक्तियां उसकी गाऊं। उल्टी हो गई सब तदबीरे, कुछ न दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरे, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारे दिल ने, आखिर काम तमाम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरे। तो आप देखिए जो वो अर्थ कह रहा है, जो शायर ने लिखा है, उस शेर का जो अर्थ है, उसको कहने का अंदाज, उसकी प्रस्तुति जो है वो कैसे की जाए, ये जो है यदि उसमें सफल होता है गायक या वादक, तो उसका मतलब है कि उसका कहन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये कहन का जो बहुत महत्व है अपने संगीत की प्रस्तुति में। हम कहते हैं कि इसका अमुक व्यक्ति का कहन बहुत सुंदर है, उसका बोलना बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके से वो अपनी बात को प्रेजेंट करता है, जिस तरीके से अपनी मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति वो अपने शब्दों से करता है, वो बहुत खूबसूरत है। तो वही एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। संगीत में ये बात कहन जो है ये आती है। अब अगली बात आती है, वो है भाव की। भाव तो अनुभव करने की बात है कि भाव यानी वो जो अर्थ कह रहा है, जो भी गायन या वादन में जो समझ में आ रहा है, वो जो अनुभव हो रहा है, वो जो फील है, वो भाव है।
और उसको जब अभिव्यक्त किया जाता तो भाव अभिव्यक्ति है। यानी हमने किसी रचना को सुना और उसके बाद जो हमने फील किया, वो रचना हमें क्या अनुभव करा रही है, क्या भाव हम तक पहुंचा रही है, यानी वो उसके रस की निष्पत्ति है। वो उस रस को हमारे सामने रख रही है और वो रस हमारे भीतर, हमारे हृदय को छूता है। और जब वो रस हमारे हृदय को छूता है तो उसको हम बाहर निकालते हैं, यानी हम उसको प्रस्तुत करते हैं किसी माध्यम से। वो हमारा गायन हो सकता है, हमारा वादन हो सकता है, हमारा नृत्य हो सकता है, हमारा अभिनय हो सकता है, या हमारी पेंटिंग हो सकती है। किसी भी फॉर्म में जब वो जो रस है वो हमारे हृदय से, हमारे भाव उसका उजागर, जब उस अनुभव को हम जब बाहर निकालते हैं, अलग अलग माध्यमों के द्वारा जब प्रस्तुत करते हैं, तो हम कहते हैं ये रस की निष्पत्ति हुई, यानी हमने उसको प्रेजेंट किया, उस भाव की निष्पत्ति हुई। और ये भाव अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि हम किसी आर्टिस्ट को कहते हैं कि आपकी ये पेंटिंग है, और उस पेंटिंग को सभी देख रहे हैं, हर व्यक्ति का भाव अलग है। चाहे वो पेंटिंग एक बहुत खूबसूरत सी सीनरी है, लेकिन उस सीनरी में एक साधारण भाव है कि भाई ये एक सीनरी है जिसमें कि पर्वत हैं, सूर्य है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, सब एक नेचर को दिखाया गया। लेकिन उसको देखने का हर व्यक्ति के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको महसूस अलग अलग तरीके से हो रहा है। और उसकी अभिव्यक्ति जब वो करता है, यानी उसके कहन को प्रस्तुत करता है, उस रस की जो उसको रस फील हुआ, उसकी जो निष्पत्ति, उसका जो एक्सप्रेशन कहते हैं उस इमोशन का, वो जब बाहर निकालते हैं तो वो किस तरीके से उसकी व्याख्या किस तरीके से करता है, ये अलग अलग रहता है। तो जैसे कुछ उदाहरण और प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक भजन है, बहुत खूबसूरत भजन है। उसमें आप देखिए भाव कितना खूबसूरत है कि ऊधो मन ना भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। तो ऊधो मन ना भये, गोपियां कह रही कि हमारे 10-20 मन नहीं है, एक ही था, वो तो कृष्ण के साथ चला गया। तो इस भाव की अभिव्यक्ति जो है भीमपलासी राग में उसको पिरोकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। देखिए वो भाव जो गोपियां कह रही हैं, उनका जो विरह का भाव, जो उनकी पीड़ा है, वो इस राग के स्वरों के द्वारा, यानी स्वर भेद के द्वारा जो है बहुत खूबसूरत तरीके से वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा सकता है। कहू तो सो गयो श्याम संग, कहू तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस ऊधो, को अवराधे ईस ऊधो, मन ना भये 10-20 ऊधो, मन ना भये 10-20 ऊधो, मन ना भये 10-20, एक भयो सो गयो श्याम संग, 'श्याम' 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 'श्
गयो श्याम। अब आप देखिए इसमें जो एक विरह का सा भाव है, एक हुतो सो गयो श्याम, यानी कृष्ण ही हमारा मन लेकर चले गए। इस भाव को जो इस राग के स्वरों में पिरोया है, तो वो भाव का जो वो दृश्य है, या जो हम कहते हैं उसको विजुलाइज करना, वो बिल्कुल हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको प्रस्तुत करने में जो काकू का प्रयोग किया है, या जो कहने का तरीका है, या जो भाव उत्पन्न हुआ है, जो रस की निष्पत्ति हुई है, वो सब मिला के जो है वो संगीत को जो है वो आगे लेकर जाते हैं, या उसको हम कहते हैं कि वो विद्यार्थी या कोई भी जो उसको प्रस्तुत करता है, उसकी सफलता का जो एक मापदंड यही है। ये बहुत छोटे छोटे शब्द हैं जिनको कि हम पढ़ते हैं, जिनको कि हम सुनते हैं, लेकिन जब उसका अर्थ हम एक पारिभाषिक रूप में उसका अर्थ पढ़ लेते हैं, तो उसको हम वो महसूस नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको गा बजा न लें, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम यदि इसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाएं, तो ये सही रूप में हमारे सामने नहीं आएगा। बंदिश है, शब्द है या साहित्य है, उसमें जो भाव बताने का प्रयास किया गया है, ऊधो मन ना भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। तो इस भाव को जो ये अर्थ है, इसको जब भीम पलासी के जो स्वरों में, जहाँ निषाद गांधार कोमल है, उसके साथ पिरोकर उसको गाया जाता है, और अपने कहन से या अपने काकू की सहायता से उसको जब प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका भाव, जो वो चीज़ कहना चाह रहा है, वो पूरी तरह से हमारे सामने प्रकट होता है। इसको हम सुगम संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत में, हाँ, चित्रपट संगीत में तो बहुत खूबसूरत तरीके से जो है उसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोगों को, जो आप ये पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, इन संज्ञाओं को आपको आज समझने में काफ़ी सहायता मिली होगी। आगे हम कुछ और अच्छे और खूबसूरत विषयों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।